मैं आजकल अपनी बेटियों की वजह से बेहद परेशान रहने लगी थी। समझ नहीं आ रही थी कि दिन ब दिन इन दोनों को क्या होता जा रहा है। पहले तो मैं बड़ी बेटी शकीला की तरफ से परेशान थी, लेकिन फिर बाद में जमीला का भी वही हाल होने लगा तो मुझे सही मायनों में तशवीश होने लगी। और फिर डॉक्टर की कही हुई बात ने सही मायनों में मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी कि अगर आपकी बेटी का यही हाल रहा तो वो बहुत जल्द इस दुनिया से गुजर जाएगी। मेरे पास और था ही क्या, इन दो बेटियों के अलावा मेरा तो और कोई था भी नहीं। तो मैं कैसे अपनी बेटियों को अपने हाथों से निकलने देती। मैं जान नहीं पा रही थी कि आखिर इन्हें क्या मर्ज है, आखिर इन्हें क्या मसला है, आखिर अंदर ही अंदर इन्हें ऐसी कौन सी बात खाई जा रही है जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी बड़ी बेटी से भी पूछा, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया। वो अजीब से खौफजदा अंदाज में मेरी तरफ देखती रही। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है। इसी वजह से इस बात का असर मेरे काम पर भी पड़ा था। मैं जो पहले बड़ी मेहनत और जांफिशानी से काम करती थी, आजकल मेरा ध्यान काम से हटने लगा था। तभी मुझे मालकिन ने 2-3 बार टोका भी और कहने लगी, क्या बात है सुरैया, तुम आजकल काम की तरफ ध्यान नहीं दे रही हो। मालकिन की बात सुनकर मैं शर्मिंदा सी हो गई, लेकिन उनसे कहा, मालकिन बस आजकल कुछ परेशानी चल रही है जिसकी वजह से ध्यान बेटियों में लगा रहता है। समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है। आप दुआ कीजिएगा सब बेहतर हो। मैंने मालकिन से कहा तो वो सर हिलाकर रह गईं। यहाँ पर काम करते हुए मुझे चूंकि काफी देर हो गई थी, इसलिए मालकिन मुझे अच्छी तरह समझती थी। तभी मुझे कहने लगी, अरे सुरैया, मैं जानती हूँ कि तुम आजकल परेशान हो और किसी परेशानी की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तुम ऐसा करो, आज जल्दी छुट्टी ले लो, घर जाकर रेस्ट करो और कल भी काम पर मत आना। कल की भी छुट्टी कर लो। 1-2 दिन रेस्ट करोगी तो तुम जहनी तौर पर भी फ्रेश हो जाओगी और दिमागी तौर पर भी तुम बेहतर महसूस करोगी। मालकिन की इतनी मेहरबानी पर मैंने ममनून नजरों से उन्हें देखा और उनका शुक्रिया अदा करते हुए चली आई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आज जल्दी छुट्टी होना किस्मत की तरफ से कोई इशारा था। आज मुझे एक हकीकत के बारे में पता चल जाएगा, जिस हकीकत को जानने के लिए मैं इतने दिनों से सरतोड़ कोशिश कर रही थी। अगरचे मुझे पहले पता होता तो मैं शायद कुछ दिन पहले ही ये सब कर लेती। कुछ दिन पहले ही जल्दी आकर वो मंजर देख लेती जिस मंजर ने मेरी रूह को लर्जा कर रख दिया था। मैं काम कर रह गई थी और मेरी आंखों के सामने सातों आसमान घूम गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरा नाम सुरैया है और मेरी उम्र इस वक्त 36 बरस है। मैं अभी 18 बरस की ही हुई थी जब अम्मा ने मेरी शादी दिलावर खान से कर दी थी। दिलावर हमारे ही मोहल्ले का एक लड़का था जो शुरू से ही मुझे पसंद करता था। और अम्मा अब्बा के सामने जब उसने मेरे लिए हाथ फैलाए तो जैसे दहलीज ही पकड़ ली। अम्मा अब्बा को हाँ करनी ही पड़ी और उन्होंने मेरी शादी दिलावर से कर दी। दिलावर ने मुझे बिल्कुल फूलों की तरह रखा था। दिलावर मुझे पाकर बेहद खुश था। हालांकि दिलावर के हालात भी कुछ इतने अच्छे नहीं थे। वो रोज की दिहाड़ी लगाता था और जितनी मजदूरी मिलती घर लाकर मेरे हाथ पर रखता था। दिलावर के घर वाले वैसे तो गांव में होते थे, सिर्फ दिलावर ही कमाने की गर्ज से यहाँ पर आया हुआ था। उसके घर में उसकी एक माँ और 2 बहनें ही थीं, जिनमें से एक बहन ब्याही हुई थी जबकि दूसरी बहन कंवारी थी। और दिलावर को आजकल उसी की शादी की फिक्र थी। चूंकि दिलावर मुझे गांव में नहीं लेकर गया था, उसका कहना था, इस तरह मैं शहर में अकेला पड़ जाऊंगा, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। इसलिए उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और मुझे लेकर यहीं पर रहने लगा। हम कम खाकर भी खुश थे, मुश्किल ही गुजारा करते थे क्योंकि दिलावर को कुछ पैसे अपनी माँ को भेजना होते थे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ खुश थे। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था। मेरी शादी को 3 बरस हो चुके थे जब मेरी गोद मेरी बेटी शकीला से आबाद हुई थी। मैं शकीला को पाकर बेहद खुश थी और दिलावर भी इतनी प्यारी खूबसूरत बेटी को देखकर हवाओं में उड़ता फिरता था।
اپنی حیثیت کے مطابق دلاور نے سب میں مٹھائی بانٹی تھی اور میں اس کی خوشی دیکھ کر خوش تھی، کیونکہ جس طرح دلاور خوش ہوا پھرتا تھا میں جان گئی تھی کہ دلاور بیٹیوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور یہی بات میرے اطمینان کا باعث تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں دلاور کو بیٹی ہونے پر غصہ نہ ہو، لیکن وہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوش نکلا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا جب جمیلہ نے آ کر میری دنیا کو مکمل کر دیا۔ دوسری بیٹی کی دفعہ بھی میرے ویسے ہی خدشات تھے اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ دلاور کہیں غصہ نہ کرے، لیکن دلاور دوسری بیٹی کی دفعہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہا تھا۔ لیکن دلاور کی ماں اس بار خوش نہیں تھی، اور ان کا دبے دبے لفظوں میں یہ کہنا کہ دلاور پہلے ہی تو بہنوں کی ذمہ داریاں اٹھاتا رہا ہے اور اب بیٹیوں کے بوجھ اٹھانے لگا ہے، مجھے تو تیری طرف سے بے حد فکر ہے۔ دلاور کی ماں کی یہ بات سن کر میں چپ سی ہو گئی تھی، جبکہ دلاور نے بڑی خوش دلی سے اپنی ماں سے کہا، اماں فکر مت کریں، یہ بیٹیاں میرے لیے بوجھ نہیں ہیں، بلکہ میری طاقت ہے، میری ہمت ہے، اور انہی کی ہمت کی وجہ سے میں کمائی کروں گا اور اللہ ان کے نصیب سے میرے دن بھی بدل دے گا۔ دلاور کی یہ بات سن کر میرے اندر تک ایک سکون پھیلتا چلا گیا تھا اور میں مطمئن ہو گئی تھی۔ ابھی شکیلہ 10 برس کی ہوئی تھی اور جمیلہ 8 برس کی ہوئی تھی جب ایک زیر تعمیر عمارت کی بلڈنگ گرنے سے دلاور جان بحق ہو گیا تھا۔ اس ملبے تلے آ کر دلاور اگلا سانس نہیں لے پایا تھا۔ مجھے جب یہ خبر ملی تو وہ دن میرے لیے قیامت سے بڑھ کر تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جان سے پیارا شوہر جو اپنی خوشی سے پہلے میری خوشی سوچتا ہے، وہ یوں اچانک مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں کئی دنوں تک اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ دلاور اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میرے ماں باپ تو دلاور سے پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے۔ اب دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو میری دل جوئی کرتا، جو میرے غم کو بانٹتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اکیلے چپ چاپ کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ میری بیٹیاں کس حال میں ہیں، کیا کر رہی ہیں، مجھے کچھ خبر نہ ہوتی۔ میں دلاور کی یادوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے بند کمرے میں بیٹھی رہتی، لیکن آخر کب تک اس طرح چلتا؟ جب گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی اور بیٹیوں کی آنکھوں میں بھوک ناچنے لگی تو مجبوراً مجھے اپنے غم کو ایک طرف رکھ کر اٹھنا پڑا اور دلاور کی یادوں کو وقتی طور پر بھلانا پڑا۔ اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ گھر میں راشن کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے آگے اب ایک بڑا سوالیہ نشان تھا کہ آخر زندگی کی گاڑی گھسیٹنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ مالک مکان نے بھی دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ 2 مہینوں کا کرایہ باقی ہے اور وہ کرایہ جلد سے جلد ادا کرو۔ حالانکہ ہمیں اس مکان میں رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا تھا، دلاور نے کبھی کرایہ لیٹ نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے مرنے کے بعد میں کرایہ ادا نہیں کر پائی تھی۔ اس رات میں بہت بے بسی سے شدت سے روئی تھی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے میں انہیں دیکھتی رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حالات اتنے برے ہو جائیں گے، اور اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بیٹیوں کی خاطر مجھے گھر سے باہر قدم نکالنا ہی ہوگا اور کام کرنا ہوگا۔ اس لیے اگلے دن میں اپنے ہی محلے کی ایک پڑوسن کے ہاں چلی آئی۔ وہ کافی عرصے سے لوگوں کے گھروں کا کام کر رہی تھی اور اسے اس بارے میں کافی معلومات تھیں۔ میں نے اس سے مدد لینے کا سوچا اور اس کے پاس جا کر جب میں نے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ کہنے لگی، ارے سریا بہن، تم فکر ہی مت کرو، میں بہت جلد تمہارے لیے کام تلاش کر لوں گی، بس تم محنت اور ایمانداری سے کام کرتی رہنا اور دیکھنا، پھر اللہ تمہارا نصیب بدل دے گا۔ اس کی بات سن کر میں پھیکی سی ہنسی ہنستی تھی، کیونکہ میرا نصیب تو پہلے ہی بدلا جا چکا تھا۔ دلاور نے مجھے پھولوں کی طرح رکھا تھا اور اب اس کے مرنے کے بعد مجھے جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ میری بیٹیاں فاقے کرنے پر مجبور ہو چکی تھیں اور نہ جانے ایسا کب تک ہوتا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے تھے جب ایک دن اچانک ہی میری وہی پڑوسن گھر چلی آئی اور کہنے لگی، ارے سریا بہن، میں نے ایک جگہ پر تمہارے لیے کام کا بندوبست کیا ہے۔ انہیں صبح سے لے کر شام تک باورچی خانے کے کام کے لیے عورت چاہیے۔ تم کھانا وغیرہ تو بنا لیتی ہو، وہی کھانا ادھر بنا لیا کرنا، تمہیں معقول تنخواہ دی جائے گی اور اس کے علاوہ روزانہ کا جو کھانا بچا ہوا ہوگا وہ بھی مل جائے گا۔ اس پڑوسن کی بات سن کر میں نے شکریہ انداز سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرا بہت خیال کیا، میری بہت مدد کی، اگر تم نہ ہوتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔
میں نے ممنوعیت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، ارے اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، سب جانتے ہیں کہ دلاور کے مرنے کے بعد تمہارے حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے تو اپنے طور پر ایک چھوٹی سی مدد کی ہے۔ اللہ کسی کو بھی ایسے حالات سے نہ گزارے جیسے حالات سے تم گزر رہی ہو۔ میری پڑوسن نے دل جوئی کرنے والے انداز میں کہا تو میں آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ ایک دم دلاور کا خیال میری آنکھوں میں آ گیا تھا، لیکن اب مشکل یہ تھی کہ مجھے کام پر جانے کے لیے اپنی دونوں بیٹیوں کو کہیں چھوڑنا پڑنا تھا۔ ابھی تو وہ جوان ہو رہی تھیں اور میں کیسے اتنا بڑا رسک لیتی، کیسے انہیں کسی کے گھر چھوڑ کر جاتی، اس بات نے مجھے تھوڑا سا پریشان کر دیا تھا۔ میری پڑوسن بھی چونکہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی تو وہ بھی صبح سے نکلی شام کو ہی گھر آتی تھی، تو اس معاملے میں میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر میں نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑا اور اگلے دن کام کا پتہ کرنے کے لیے اپنی پڑوسن کے ساتھ اسی کوٹھی پر چلی آئی جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا۔ اس کوٹھی کی مالکن بہت اچھی اور مہربان تھی اور اس نے میری ساری داستان سننے کے بعد کہا کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، جوان بچیوں کا ساتھ ہے، میں تمہیں ایک اچھی تنخواہ دوں گی اور شام تک کے لیے تم یہیں پر رکو گی۔ ابھی میں تمہیں رہائش نہیں دے سکتی کیونکہ سرونٹ کوارٹر بن رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بنیں گے تو میں تمہیں پیچھے ایک کمرہ دے دوں گی، تمہیں کرایہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ مالکن کی اس بات نے مجھے مطمئن کر دیا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ ٹینشن تو کرائے کی تھی، کرائے کے بعد پھر گھر کا راشن تھا۔ پہلے تو میں نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، لیکن اب دلاور کے جانے کے بعد مجھے یہ سب کچھ سوچنا تھا اور میں یہ سوچ سوچ کر ہی پریشان ہوئے جا رہی تھی۔ کام کا بندوبست تو ہو چکا تھا اور مجھے اس بات کا بے حد اطمینان تھا کہ جو کام والی مالکن ہے وہ بہت اچھی ہے اور بہت مہربان ہے، اس بات کا تو مجھے اطمینان ہو گیا تھا۔ لیکن اب مشکل یہ تھی کہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرف سے پریشانی تھی کہ اب ان کو کہاں چھوڑوں، ان کے معاملے میں کس پر بھروسہ کروں، اور اس مرحلے پر بھی میری پڑوسن ہی میرے کام آئی۔ میں نے جب اپنا مسئلہ اس کے سامنے بیان کیا تو کہنے لگی، ارے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے گھر کے ساتھ جو مریم بی بی رہتی ہے تم ان کے پاس اپنی بچیاں چھوڑ جایا کرو، وہ بہت اچھی ہیں اور محلے میں ان کا بہت نام ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ تمہاری بیٹیوں کو رکھنے پر رضامند ہو جائیں گی اور تمہاری بچیاں وہاں پر محفوظ رہیں گی۔ اپنی پڑوسن کے مشورے پر میں نے عمل کرنے کا سوچا، کیونکہ مریم بی بی کے بارے میں بھی میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ کافی اچھی اور گھریلو خاتون ہیں، کبھی انہیں فالتو گھر سے باہر نکلے نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی ان کے بارے میں کوئی فالتو بات سنی تھی۔ اس لیے میں ذرا مطمئن ہو گئی اور اگلے ہی دن مریم بی بی کے پاس جا پہنچی۔ مریم بی بی مجھے دیکھ کر چونکی تھی اور کہنے لگیں، ارے سریا تم کہاں سے آ گئی، سب خیریت تو ہے؟ خوش دلی سے میرا استقبال کرنے کے بعد مریم بی بی نے جب مجھ سے پوچھا تو میں بولی، مریم بی بی بس آپ کو پتہ ہی ہے حالات کیا چل رہے ہیں، دلاور کے جانے کے بعد زندگی نے جو رخ اختیار کیا ہے، اور اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وقت میرے لیے تھم گیا ہے، لیکن میری بچیاں ہیں اور ان کی خاطر مجھے ہمت کرنا پڑ رہی ہے۔ میں جوان بچیوں کو کہیں بھیج تو نہیں سکتی، اس لیے خود ایک گھر کا کام پکڑا ہے، وہاں پر کھانا پکانا ہے، آپ سے اس سلسلے میں مدد درکار ہے۔ میں نے بڑے التجائیہ انداز میں اپنا مدعا بیان کیا تو مریم بی بی چونک گئیں اور کہنے لگیں، کہو کیا بات ہے، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی۔ مریم بی بی نے مجھے کہا تو میں نے فوراً انہیں اپنی ضرورت کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر وہ مسکرا دیں اور کہنے لگیں، ارے یہ بھی کوئی بات ہے، تم پریشان مت ہو، تم اپنی دونوں بچیاں میرے پاس چھوڑ جایا کرنا، میں انہیں دیکھ لوں گی۔ میں ویسے تو گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، بس میرا ایک بیٹا ہے اور اس کی بیوی ہے، دونوں جھگڑالو سے ہیں، اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں، تمہیں ان کے بارے میں سب معلوم ہی ہے، باقی تم فکر مت کرو، میں تمہاری بچیوں کا خیال اپنی بیٹیوں کی طرح ہی رکھوں گی۔ مریم بی بی نے مجھے مسکراتے ہوئے یقین دہانی کرائی تو میں بھی مطمئن ہو گئی تھی اور اگلے دن میں نے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ پہلی بار اپنی بچیوں کو خود سے الگ کر رہی تھی تو بہت عجیب لگ رہا تھا، اور آج کام پر جاتے ہوئے بار بار دلاور کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن پھر بھی مجبوری تھی، بچیوں کو چھوڑ کر جانا ہی تھا اور کام بھی کرنا تھا۔ اگر کام نہ کرتی تو گھر پہ فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کو مریم بی بی کے گھر چھوڑتے ہوئے میرا دل ایک لمحے کے لیے کام سا اٹھا تھا، لیکن پھر خود کو سمجھاتے ہوئے میں اپنے کام پر نکل پڑی۔
मालकिन ने मेरा खुश दिली से इस्तकबाल किया और पहले दिन उन्होंने मुझे सारा काम समझा दिया था। मैंने मालकिन से पहले ही बात कर ली कि मुझे 2-4 दिन आपका काम समझने में लगेंगे और जैसा खाना आप चाहती हैं वैसा बनाने में भी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। लेकिन फिर जब मैं एक बार आपको समझ जाऊंगी तो मैं अच्छा खाना बनाऊंगी। मालकिन ने मुझे इत्मीनान दिलाया था और कहने लगी थी कि तुम फिक्र मत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। मैं बेहद मुतमईन हो गई थी। पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन शाम को घर आते हुए मेरे कदम तेजी से उठ रहे थे क्योंकि मुझे अपनी बेटियों के पास जाने की बहुत बेचैनी थी और उनका हाल अहवाल दरियाफ्त करने की बहुत जल्दी थी। मैं घर पहुंची तो रास्ते से बच्चियों को मरियम बीबी के घर से ले आई थी। उस वक्त तो बच्चियां मुझे देखकर निहाल हो गईं और फौरन आकर मुझसे लिपट गई थीं क्योंकि ये पहली बार था कि वो इतनी देर के लिए मुझसे दूर रही हों। मेरी भी आंखों में एकदम आंसू आ गए थे, लेकिन क्या करती, ये सब हालात का तकाजा था और मुझे ये काम करना ही था। अब मेरा ये मामूल बन चुका था। मैं रोज काम पर जाते हुए बच्चियों को छोड़ जाती और शाम को आते हुए उन्हें ले जाती और फिर हम तीनों माँ बेटियां मिलकर खाना वगैरह बनाते और खा लेते। कभी कभार तो मालकिन की मेहरबानी से सालन मिल जाता था और फिर मैं रोटी बना लेती। यूं वक्त गुजर रहा था। अब कुछ आसानी हो गई थी। मालकिन से कुछ पैसे मैंने एडवांस पे पकड़ लिए थे क्योंकि मुझे किराया अदा करना था। मालिक के मकान को 1 महीने का किराया दिया और दूसरे किराए उससे कुछ वक्त मांग लिया था। उसने भी पुराने किराएदार होने के नाते मेरा लिहाज कर लिया और वक्त दे दिया। दिन अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरते जा रहे थे, लेकिन मैं महसूस कर रही थी कि आजकल मेरी बड़ी बेटी शकीला कुछ कमजोर होती जा रही है और उसकी आंखों के गिर्द गहरे हल्के पड़ गए थे और चेहरा भी मुरझाया हुआ सा लगने लगा था। मैं एकदम उसकी तरफ से तशवीश ज़दा हो गई थी। तभी मैंने उससे पूछा, शकीला क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो एकदम बुखला सी गई थी और कहने लगी, जी अम्मा मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। मेरी बात के जवाब में उसने कहा, लेकिन न जाने क्या बात थी, मेरा दिल उसकी तरफ से खटक सा गया था और मुझे इस बात की परेशानी हो रही थी कि शकीला इतनी मुरझाई हुई सी क्यों लग रही है, जबकि देखने में तो ठीक थी और बज़ाहिर उसे ना तो कोई बीमारी लग रही थी ना ही कुछ और। 1-2 दिन मैंने इस बात को नोटिस किया और फिर उसे एक डॉक्टर के पास ले गई जो हमारे ही मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान करके बैठा था। डॉक्टर ने चेकअप के बाद यही कहा कि बस कमजोरी है, इसे खुराक दें और 1-2 दवाइयां लिख दी। मैं भी मुतमईन हो गई थी कि वाकई बच्चों की खुराक की तरफ तो कभी मेरा ध्यान गया ही नहीं था। बाप के मरने के बाद तो उन्होंने कभी पेट भरकर खाना खाया ही नहीं था, तो फिर अब ऐसे में कमजोरी ही होना थी। इसलिए मैं भी मुतमईन हो गई। शकीला को वक्त से दवा खाने की ताकीद की और उसके लिए कुछ फ्रूट लाकर घर में रख दिया था और उसे वक्तन फवक्तन खाते रहने का कहा। शकीला ने भी मेरी ताकीद सुनकर सर हिला दिया था, लेकिन अभी शकीला का मसला हल नहीं हुआ था। वो अभी वैसी की वैसी ही थी, ना तो उसकी बीमारी दूर हुई और ना ही उसकी आंखों के गिर्द हल्के। हालांकि मैंने डॉक्टर के बाद हकीम को भी दिखा लिया था क्योंकि मुझे डर था कि शायद उसे मैदे का कोई मसला ना हो, लेकिन हकीम के बकौल भी शकीला बिल्कुल ठीक थी और उसने भी उसे सिर्फ ताकत की दवाइयां दी थीं। वो दवाई खाने के बावजूद भी शकीला को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसका रंग उसी तरह जर्द हो रहा था और वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मेरी परेशानी हद से बढ़ चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शकीला ऐसे क्यों हो रही है, क्यों उसके साथ ये सब हो रहा है। लेकिन उन्हीं दिनों में जमीला भी शकीला की तरह ही लगने लगी। उसका भी चेहरा जर्द पड़ गया और आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे। जमीला का चेहरा भी मुरझा गया था और वो भी एकदम कमजोर महसूस होने लगी थी। मैं उन दोनों बच्चियों को देखकर परेशान रहने लगी। मेरा काम भी मुतासिर होने लगा। हालांकि मैंने मालकिन से 1-2 दिन की छुट्टियां ले ली थी और घर पर रहकर उन बच्चियों के ऊपर तवज्जो दी, लेकिन न जाने क्या बात थी, वो दोनों ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। न तो उनकी रंगत का जर्दपन खत्म हुआ था और ना ही उनकी आंखों के गिर्द हल्के खत्म हुए थे, बल्कि वो पहले से कमजोर होती जा रही थीं। और जितनी तेजी से वो दोनों अपनी सेहत गंवा रही थीं, मुझे डर था कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे हाथों से मेरी बच्चियां निकल ना जाएं। मैं शदीद खौफजदा हो चुकी थी।
दिलावर को खोने के बाद अब मुझ में अपनी बेटी को खोने का हौसला नहीं था। हालांकि मैंने डॉक्टर भी बदल कर देख लिया था और हकीम भी बदल कर देख लिया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। न जाने मुझसे कोई गफलत हुई थी या कोई और बात थी, मैं समझ नहीं पा रही थी और इसी उलझन में मेरी अपनी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। मालकिन के घर पर भी जब एक दो गलतियां करने के बाद मालकिन ने मुझे डांटा तो मेरी आंखों में एकदम आंसू आ गए थे। तभी मालकिन ने मुझसे पूछा, क्या बात है सुरैया, आजकल तुम परेशान दिखाई देती हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम काम की तरफ भी तवज्जो नहीं कर रही हो, क्या मसला है, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मालकिन का ये पूछना था कि मैं एकदम फूट फूट कर रोने लगी और तभी मालकिन को अपनी बच्चियों के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो भी परेशान सी हो गई और कहने लगी, मेरे ख्याल में बच्चियों ने तुम्हारी जुदाई का भी सदमा लिया है, क्योंकि तुम्हारे शोहर के मरने के बाद वो हर वक्त तुम्हारे करीब रहती थी। शायद अपने बाप का गम और तुम्हारी जुदाई का सदमा उन्हें इस तरह बेहाल कर रहा है। यूं करो, तुम 2-3 दिन की छुट्टी ले लो और घर पर रहकर अपनी बच्चियों का ध्यान रखो। इस तरह कुछ दिनों में उनकी तबीयत भी बहल जाएगी और वैसे भी जल्द ही सर्वेंट क्वार्टर बन जाएगा, तो फिर तुम अपनी बच्चियों को यहीं पर ले आना, फिर मुश्किल नहीं होगी, बच्चियां तुम्हारी नजरों के सामने ही रहेंगी। मालकिन की बात सुनकर मैंने बेहद मशकूर नजरों से उन्हें देखा और उनका शुक्रिया अदा करते हुए वक्त से पहले ही घर की तरफ निकल आई थी, क्योंकि आज मालकिन ने जल्दी छुट्टी दे दी थी। वैसे तो मुझे घर आते आते मगरिब हो जाती थी, मगर अभी जोहर से कुछ देर बाद का ही वक्त था, इसलिए मैंने रास्ते से कुछ फल और दूध लिया और घर पर चली आई। मेरा इरादा था कि आज मैं बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दूंगी और अपने हाथों से फल काट कर उन्हें खिलाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैं मरियम बीबी के दरवाजे पर पहुंची तो सामने दिखाई देने वाले मंजर ने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आज ऐसा कुछ हो सकता है। सामने मेरी दोनों बच्चियां बहुत डरी सहमी हुई बैठी थीं, जबकि मरियम बीबी का बेटा उनके ऊपर चिल्ला रहा था और वो गाए बगाए उन्हें मार भी रहा था। अपनी बेटियों की यह हालत देखकर मेरा दिल एकदम उछलकर हलक में आ गया था और मेरे हाथ से फ्रूट और दूध का शापर गिर गया। मैं एकदम भागकर आगे बढ़ी और उसे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी बच्चियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मेरी बात सुनकर मेरी बच्चियां जैसे एकदम दौड़ी हुई मेरे सीने से आ लगी, जबकि वो कहने लगा, अगर तुम्हारी बच्चियां हैं तो रखो इन्हें अपने पास, यहाँ पर क्यों होती हैं, निकल जाओ हमारे घर से, खबरदार जो मुझे दोबारा यहाँ पर नजर आई। मरियम बीबी का बेटा बड़ी बदलिहाजी से और बेमुरवती से बोला तो मैं चंद लम्हे कुछ बोल ही ना पाई और डबडबाई हुई आंखों से उसे देखने लगी, जो उस वक्त फिरौन बना हुआ था और उसकी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। अपनी बेटियों की ये हालत देखकर मैं बेहद अफसुर्दा हो गई थी। उन दोनों को लेकर मैं घर वापस आ गई और फिर कुछ देर के बाद जब मेरे हवास काम करना शुरू हो गए तो मैंने शकीला और जमीला से पूछा, आखिर क्या बात है, तुम दोनों आज मुझे सच सच बताओ, वो आदमी तुम्हें क्यों मार रहा था और क्यों तुम लोगों की सेहत खराब होती जा रही है। मैंने जब उन दोनों से पूछा तो शकीला रोने लगी, कहने लगी, अम्मा हम आपको पहले भी ये बात बताना चाहते थे, लेकिन सिर्फ आपकी परेशानी की वजह से नहीं बताई कि कहीं रोजगार की परेशानी के साथ साथ आपको हमारी भी परेशानी लग गई तो आपकी तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए आपको कुछ भी नहीं बताया। शकीला ने घबराए हुए लहजे में कहा। तो मैंने एकदम उससे पूछा, मुझे सच सच बताओ शकीला, क्या बात है, आखिर ये क्या मामला है और कब से ऐसा हो रहा है, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरी बेचैनी महसूस करके शकीला कहने लगी, अम्मा जब आप हमें मरियम बीबी के घर छोड़कर गई थी तो वो तो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमें बेटियों की तरह समझती थी और कोई रोक टोक भी नहीं थी, लेकिन पहले 2-3 दिन गुजरने के बाद मरियम बीबी का बेटा अक्सर नीचे पाया जाने लगा और वो बात बे बात आते जाते मुझे तंग करता, मुझे छेड़ता। मैंने 1-2 बार मरियम बीबी से कहा भी तो उन्होंने मुझे समझा दिया और कहने लगी कि वो वैसे ही कर रहा है, उसकी मजाक करने की आदत है,
इस बात की टेंशन मत लो, वो अपनी बीवी की वजह से बेजार रहता है, इसलिए दिल बहलाने के लिए नीचे आ जाता है। हमने मरियम बीबी की बात पर खामोशी अख्तियार कर ली, लेकिन दिन ब दिन मरियम बीबी का बेटा अपनी हद से बाहर निकलता जा रहा था और एक दिन जब उसने मेरे साथ दस्तदराजी करने की कोशिश की तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ऊपर से उसकी बीवी नीचे उतर आई और जब उसने ये सब देखा तो उसने अपने शोर को पीटना शुरू कर दिया। अपने शोर को उसने खूब मारा और उससे कहने लगी कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पहले तो सिर्फ तुम्हारी बुरी हरकत की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही थी, लेकिन अब तो तुम बदचलन भी साबित हो गए हो, तुम्हारा किरदार भी अच्छा नहीं और अब तो मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यही वजह थी कि वो अगले दिन ही उसे छोड़कर चली गई। इस सारी सूरत हाल ने हम दोनों को बहुत परेशान कर दिया था, लेकिन मैंने जमीला को मना कर दिया था कि वो आपको ना बताएं। मरियम बीबी तो पहले ही मुझे मना कर चुकी थी कि अपनी माँ को मत बताना, वरना वो खामखा परेशानी ले लेगी, इसलिए मैं भी खामोश हो गई। मरियम बीबी की बहू चली गई और बेटा अब हर वक्त हमारे सर पर सवार रहता है। अब उसने एक अलग तरीका निकाला है, वो बात बे बात अपने काम के लिए आवाजें देने लगा, अपनी मर्जी से हमसे काम करवाता, कभी जानबूझकर गन डाल देता और सफाई करने का कहता, और अगर हम जरा सा भी इनकार करते तो वो मारने से भी दरेग नहीं करता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके हम पर हाथ उठाने लगा था। हम ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि आपको परेशानी ना हो और आप हमारी वजह से कहीं काम ना छोड़ बैठे, क्योंकि अगर आपने काम छोड़ दिया तो फिर घर का गुजारा करना मुश्किल हो जाना था। इसलिए परेशानी, टेंशन और उस आदमी की मारपीट ने हमारी हिम्मत खत्म कर दी थी। और वैसे भी मरियम बीबी उसके डर की वजह से हमें सारा दिन कुछ खाने को भी नहीं देती थी और हम दोनों बहनें सारा दिन डरी सहमी रहती थीं। यही वजह थी कि हमारी ये हालत हो गई है। शकीला के मुंह से ये सब सुनकर मैं बेइंतहा हैरत और शाक के आलम में घिरी रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मरियम बीबी का बेटा ऐसा भी कर सकता है। मेरी बेटियों के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं है। मैं कैसी माँ थी जिसे अपनी बेटियों की परेशानी के बारे में पता ही नहीं चला, जिसे इल्म ही नहीं हो सका कि उसकी बेटियां कैसी तकलीफ से गुजर रही हैं। मैं अपना सर पीटने लगी थी और रो रो कर बेहाल हो चुकी थी, जबकि शकीला और जमीला मुझे चुप करवाने में लगी हुई थी। लेकिन मैं कैसे चुप करती? अगर मेरी बच्चियों की इज्जत को कोई नुकसान पहुंच जाता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होना था? मेरे अलावा और किसकी जिम्मेदारी थी? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी मुझे इस आजमाइश से भी गुजारेगी। रो रो कर मैं बेहाल हो चुकी थी और परेशानी ने अलग दिमाग को थका दिया था। लेकिन मैंने अब ये सोच लिया था कि मुझे अपनी बच्चियों को एक लम्हे के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ना है। आज तो अभी मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन कल कला अगर कोई नुकसान हो गया तो मैं किसको इस नुकसान की जिम्मेदार ठहराऊंगी? अभी तो मुझे 2 दिन की छुट्टियां थी, मालकिन की मेहरबानी थी। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मालकिन से जाकर एक दफा बात करूंगी कि जब तक उनके सर्वेंट क्वार्टर नहीं बन जाते तब तक मैं काम पर नहीं आऊंगी, और मुझे पूरा यकीन था कि मालकिन मेरी बात समझ जाएंगी। इसलिए अगले 2 दिन मैंने अपने बच्चियों के साथ एक एक लम्हा गुजारा और फिर उनसे हर बात मालूम की। उनके मुंह से ये सब सुनकर मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि जिन हालात से मेरी बेटियां गुजरी थीं उन हालात ने उनकी सेहत इस तरह कर दी थी। 2 दिन के बाद जब मैं तीसरे दिन मालकिन के बंगले पर गई तो उन दोनों को घर में बंद करके अच्छी तरह ताकीद करके गई थी कि जब तक मैं ना आऊं घर का दरवाजा नहीं खोलना, और उन दोनों ने इस बात पर सर हिला दिया था। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि जिन हालात से वो गुजर कर यहाँ तक पहुंची हैं वो मेरी बात जरूर मानेंगी और घर का दरवाजा नहीं खोलेंगी। इसलिए मैं थोड़ी सी मुतमईन हो गई थी। मालकिन के पास आकर मैंने उन्हें अपनी परेशानी के बारे में खुले लफ्जों में सब कुछ बता दिया था और उन्हें आगाह कर दिया था कि किस तरह मेरी बच्चियों के साथ क्या कुछ होता रहा है। मालकिन भी ये जानकर बेहद परेशान हो गई थी। तभी मुझे कहने लगी, सुरैया तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे क्वार्टर का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करवाती हूँ ताकि तुम इधर आ जाओ। अभी तुम ऐसा करो, 2-4 दिन की छुट्टी ले लो, जब तक तुम्हारे क्वार्टर का काम भी मुकम्मल हो जाएगा।
तो तुम यहाँ पर आ जाना और अपनी बच्चियों को भी साथ ले आना। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए ये कितनी बड़ी परेशानी की बात है। मालकिन की इतनी मेहरबानी पर बेअख्तियार मेरी आंखें भर आईं और मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ थामकर चूम लिया। मालकिन, आप तो मेरे लिए फरिश्ता साबित हुई हैं। आपने जिस तरह मेरी परेशानी को समझा है और जिस तरह मुझे तसल्ली दी है, हौसला दिया है और मेरा ख्याल किया है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरी इतनी मदद करेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मालकिन को ढेरों दुआएं देती हुई वहां से रुखसत हो गई थी, क्योंकि अब मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि मैं बहुत जल्द इस घर को छोड़कर यहाँ पर आ जाऊंगी और फिर वैसे भी किराए से भी मेरी जान छूट जाएगी। और मालकिन ने अपना कहा सच कर दिखाया था। 3-4 दिनों में ही उन्होंने मेरे क्वार्टर का बाकी रहता हुआ काम मुकम्मल करवा दिया था और फिर मुझे 2 दिन बाद आने का कह दिया था। वैसे भी काम से काफी छुट्टियां हो गई थी और मुझे पता था कि मालकिन को बहुत परेशानी हो रही होगी, इसलिए मैंने अब अपने घर का सामान समेटना शुरू कर दिया था। उस घर में दिलावर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। अब जबकि दिलावर नहीं था और हम यहाँ से जा रहे थे तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन जाना तो था ही, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ना जाती तो शायद अपनी बच्चियों को खो देती। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी काम मुझे करना था और वो मैंने पहले ही सोच रखा था कि जरूर करके जाऊंगी। इसलिए जैसे ही हमने सामान बांधा तो मैंने अपनी बच्चियों को अपना इंतजार करने का कहा और मरियम बीबी के घर चली गई। मरियम बीबी का घर उस वक्त बेहद गंदा हो रहा था और आंगन में एक अजीब सा वीरानपन दिखाई दे रहा था। यूं लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई रहता नहीं है। मैं अंदर कमरे में आई तो मरियम बीबी बिस्तर से लगी हुई थी और उनकी हालत काफी खराब लग रही थी। उस वक्त यूं लग रहा था जैसे वो किसी बीमारी से लड़ रही हैं। मुझे देखकर एकदम उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, सुरैया, वैसे तो मैं तुझसे माफी भी नहीं मांग सकी। अच्छा हुआ तू आ गई। अब तुझसे माफी मांग लूंगी तो शायद मेरी आखिरत आसान हो जाए। मरियम बीबी के मुंह से ये सुनकर मैंने नफरत से उन्हें कहा, मरियम बीबी, आपने मेरी बच्चियों के साथ अच्छा नहीं किया। आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और आपने अपने बेटे को रोकने की कोशिश भी नहीं की। आपके हवाले से मैंने अपनी बच्चियां की थी, आपकी अमानत में दी थी, लेकिन आपने मेरी अमानत का ख्याल ही नहीं रखा। अगर उस दिन मैं जल्दी ना आती तो मुझे तो कभी भी पता ही नहीं चलता कि मेरी बच्चियों के साथ क्या सलूक हो रहा है। मैंने रोते हुए परेशानी से मरियम बीबी से कहा तो वो भी रोने लगी और कहने लगी, शायद मुझे तेरी बच्चियों की आह ही लगी है। मैंने अपने तौर पर अपने बेटे को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर यही ख्याल किया कि वो अपनी घरवाली की वजह से परेशान है। उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई, उसने तलाक ले ली। मेरा बेटा भी सारा दिन या तो आवारा फिरता रहता है या फिर जब घर आएगा तो फिर ऊंची आवाज में बदजुबानी करता है, मुझे मारता पीटता है। वही सब कुछ जो पहले अपनी बीवी के साथ करता था अब मेरे साथ करने लग गया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी मुझे इस तरह की आजमाइशों में मुब्तला कर देगी और शायद ये सब कुछ तेरी और तेरी बेटियों की आह की वजह से हुआ है। हो सके तो मुझे माफ कर देना और अपनी बेटियों से भी कहना कि मुझे माफ कर दें। मैं अच्छी अमानतदार साबित नहीं हुई, मैंने उनके साथ बहुत ज्यादती की। ये कहते हुए मरियम बीबी रोने लगी थी और मैं अफसोस से उनकी तरफ देखती रह गई, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ और मेरी बच्चियों के साथ किया था आज वो वैसा ही सब कुछ भुगत रही थी और किस्मत उन्हें इस दोहारे पर ले आई थी। मैं जानती थी कि मरियम बीबी अपना ही बोया हुआ काट रही हैं। अगर उन्होंने अपने बेटे की तरबियत अच्छे अंदाज में की होती, लाड प्यार पे रखकर उसे बिगाड़ा ना होता, उसे औरत की तमीज सिखाई होती, औरत की इज्जत करना सिखाई होती, तो शायद आज वो ऐसा ना होता। लेकिन मरियम बीबी ने उसकी तरबियत गलत अंदाज में की थी। उस बच्चे के दिमाग में वही सब कुछ बैठ गया था जो बचपन में उसने अपने बाप को करते देखा था और इसी वजह से वो यही समझता था कि शायद औरतों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है और फिर वो सब औरतों के साथ वैसा ही सलूक करने लगा जैसा बचपन में उसने अपनी माँ के साथ होते देखा था। अगर मरियम बीबी चाहती तो अपने बच्चे की नफ्सियात बदलने में अहम किरदार अदा कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अपने बेटे को आजाद छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसका जहन जारहाना तशद्दुद पसंद हो गया
اور میں افسوس سے سوچتی ہوئی اپنے گھر واپس آ گئی اور ایک مطمئن نگاہ اپنی بیٹیوں کے چہرے پر ڈالی، جن کی صحت اب پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ بیماری جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب میں نے اس کا راز پا لیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت کی تحویل میں رکھوں گی اور کبھی ان کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ یہ سوچ مجھے مطمئن کر گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنا سامان اٹھایا اور اس گھر اور اس محلے کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ یہاں پر گزاری ہوئی اچھی یادوں کے ساتھ ساتھ کچھ تلخ یادیں بھی تھیں جنہیں ہم نے یہیں پر چھوڑ دیا تھا اور اب آنے والی زندگی میں کچھ اچھی اور نئی یادیں بنانے کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب دوبارہ میں اس محلے میں نہیں آؤں گی، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے مجھے بہت بڑا دکھ دیا تھا اور اب وہ دکھ، وہ زخم وقت کے ساتھ ساتھ ہی بھرے گا۔ میں اپنے کوارٹر میں آ چکی تھی اور ایک اطمینان کا سانس بھرا تھا، کیونکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ جگہ میری اپنی ہے اور یہاں سے اب مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ میری بیٹیاں بھی یہاں آ کر خوش تھیں اور اس سب کے لیے میں مالکن کی مشکور تھی، جنہوں نے میری اتنی مدد کی اور میری زندگی میں آسانیاں پیدا کی۔ میں آخری دم تک ان کی خدمت کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ شاید یہی میری زندگی ہے اور اسی میں میرے لیے بہتری ہے۔